सुबह सुबह अखबार लेकर बैठे हुए निशिकांत जी का ध्यान अखबार में कम और बाहर हो रही बारिश की बूंदों की ओर जाता था। चाय का प्याला लिए वह चाय पी ही रहे थे और अवंतिका भी किचन में खड़ी होकर कुछ नाश्ता बना रही थी कि अचानक ही उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन पर चेक किया तो देखा बेटी सुचित्रा का फ़ोन था। अरे, इतनी सुबह कब से सुचित्रा फ़ोन करने लगी? सुबह सवेरे सुचित्रा का फ़ोन देखकर अनमने भाव से निशिकांत जी ने कॉल रिसीव की। हेलो पापा, मैं सुचित्रा बोल रही हूँ। आज से ठीक 10 दिन बाद मैं कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। हो सके तो आप आशीर्वाद देने आ जाएं। उसकी बात सुनकर निशिकांत जी ने पूछा, यह अच्छी बात है कि तुम अपना घर बसाने जा रही हो, परंतु लड़का क्या करता है? रूपल और मैं एक ही विभाग में समीक्षा अधिकारी हैं। क्या तुम गैर जाति में शादी कर रही हो? जी पापा, रूपल बहुत अच्छा लड़का है, आपको उससे मिलकर अच्छा लगेगा। उन लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? निशिकांत जी गुस्से से बोले। इस रिश्ते से घर पर सब खुश हैं। आपकी खुशी का मुझ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सिर्फ बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। अच्छा, तो उनके सिर से तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा। पापा, मैं और दी उनके लिए नहीं, आपके लिए बोझ थे। उन्होंने हमेशा हम दोनों बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा। इतना कहकर सुचित्रा ने फ़ोन रख दिया। निशिकांत जी की बात सुनकर अवंतिका बौखला गई और बोले, इनके नाना नानी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी पगड़ी उछालने का मौका मिल गया उन्हें। बिरादरी में कितनी बदनामी होगी हमारी। तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो? मेरे रोकने से वह नहीं रुकेगी, यह बात तुम भी समझती हो और मैं भी। इतना कहकर वे बाहर चले गए। निशिकांत जी का मूड खराब था बहुत, लेकिन बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। सुचित्रा के बगल में नीलेश बाबू बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। वे कुछ नहीं बोले। उन्हें दामाद निशिकांत जी से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तभी निशिकांत जी का फ़ोन उनके मोबाइल पर आ गया। वह बोला, ससुर जी, आखिर आपने हमसे इतने सालों का बदला ले ही लिया। किस बात का बदला? सिर से बोझ उतारने का बदला। आपको लगता है कि मैंने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठाई? इस घर से आप उन्हें ले गए थे, मैंने उन्हें नहीं सौंपा था। आपने उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने बिरादरी में मेरी नाक कटा दी। यह तुम्हारी सोच है, हमारी नहीं। हमने इन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वह अपने निर्णय खुद ले सकें। रूपल पढ़ा लिखा और समझदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सुचित्रा को खुश रखेगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर नीलेश बाबू विचलित हो गए। इतने बरसों में आज तक उन्होंने सावित्री के जाने के बाद अपनी पोतियों के लिए किया ही क्या था? अपनी बेटी सावित्री को याद कर उनकी आंखें भर आई और वे अतीत में लौटने लगे। नीलेश बाबू जमाने को देखते हुए बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर देना चाहते थे। सावित्री के इंटर पास करते ही अपनी बिरादरी में एक अच्छा लड़का देखकर नीलेश बाबू ने तुरंत उसकी शादी कर दी। सावित्री पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसका आगे पढ़ने का मन था, लेकिन बाबूजी की इच्छा के आगे उसकी अपनी इच्छा गौण हो गई। सावित्री के पति निशिकांत जी एक कॉलेज में प्रवक्ता थे। वह शादी करके ससुराल पहुंच गई। नीलेश बाबू ने अपने सामर्थ्य से अधिक इस शादी में खर्चा किया था। सावित्री के ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 4 बरस के अंदर उसने 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया था। निशिकांत जी के घर वाले इतने संकुचित नहीं थे कि लड़की के होने पर शोक मनाते। उन्होंने खुश होकर बच्चों का स्वागत किया था। सावित्री अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती। देखते ही देखते वे दोनों 5 और 3 साल की हो गई थीं। एक दिन अचानक सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी की टक्कर से सावित्री बुरी तरह से जख्मी हो गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। इस अप्रत्याशित घटना से सभी बौखलाए हुए थे। कुछ ही पल में निशिकांत जी और सावित्री की खुशियां उजड़ गई। निशिकांत जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। निशिकांत जी की माँ अपनी पोतियों का मुंह देखकर पछाड़े खा रही थी। अब इन बच्चों को कौन संभालेगा? नीलेश बाबू को तो जैसे सांप सूंघ गया था।
इस दिन की तो उन्होंने जीते जी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सब सुनकर वे जड़वत हो गए थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वे शशिकला के साथ बेटी के ससुराल पहुंचे थे। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वहाँ के हालात देखकर उनके मुंह से बोल तक ना फूट सकें। मन में जो कुछ भी था वह आंखों के रास्ते बह रहा था। बच्चों को देखकर शशिकला का कलेजा फट रहा था। 3 साल की सुचित्रा और 5 साल की मधुलिका को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मम्मी कहाँ चली गई। बड़ा साहस बटोर कर वे बोले, आप इजाज़त दें तो कुछ दिन के लिए हम सुचित्रा और मधुलिका को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। समधी जी उनके लिए यही ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ के माहौल को देखकर बेचारी सदमे में आ जाएंगी। शाम को वे दोनों नाना नानी के साथ अपनी ननिहाल चली गईं। नन्ही बच्चियों को अपने साथ लाकर नीलेश बाबू को थोड़ा संतोष हुआ। उन्हें उनमें अपनी सावित्री की झलक दिखाई दी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधुलिका स्कूल जाने लगी थी। नीलेश बाबू ने उसे यहीं पास की एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। सावित्री इतना बड़ा घाव देकर चली गई थी जो भरा तो नहीं जा सकता था, लेकिन समय ने उस घाव पर मरहम जरूर लगा दिया था। वे दोनों नाना नानी के घर में खुश थीं। वे कभी अपनी मम्मी को याद करती तो दीपाली मौसी उन्हें बातों से बहला देती। वह सुचित्रा और मधुलिका को बहुत प्यार करती थी। उसके साथ रहकर उन्हें मम्मी की याद कम ही सताती। महीने गुजर रहे थे। निशिकांत जी की माँ नई बहू खोजने लगी थी। उनसे भी अपने बेटे का दुख देखा नहीं जा रहा था। जल्द ही उन्होंने साधारण घर की अवंतिका से सादे ढंग से निशिकांत जी की दूसरी शादी करा दी और वह उनके घर की बहू बनकर आ गई। नीलेश बाबू ने जब यह खबर सुनी तो उन्हें बुरा तो लगा, पर फिर दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। निशिकांत जी की अभी उम्र ही क्या थी। वह भी जानते थे अकेले मर्द के लिए ज़िंदगी काटना इतना आसान नहीं है, और फिर उस पर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी भी तो है। शादी के 1 महीने बाद निशिकांत जी अपनी बेटियों से मिलने आए थे। बाबूजी ने ही पूछा, अवंतिका कैसी है? उन्हें साथ नहीं लाए? ऐसे माहौल में मुझे उसे यहाँ लाना उचित नहीं लगा। बाबूजी, फिर कभी ले आऊँगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, जब मैं बच्चों को छोड़ने आऊँगा तब उससे मुलाकात भी कर लूँगा। बाबूजी, एक बात कहनी थी। कहो बेटा। वो मैं चाहता हूँ कि सुचित्रा और मधुलिका अभी कुछ समय तक आपके ही पास रहें। अवंतिका अभी परिपक्व नहीं है। पहले माँ के साथ घुल मिल ले, उसके बाद मैं बच्चों को आकर यहाँ से ले जाऊँगा। तुम्हारी जैसी मर्जी। सुचित्रा और मधुलिका तो हमारे पास तुम्हारी अमानत हैं। जितनी जल्दी अपनी नई मम्मी के साथ घुल मिल जाएं उतना अच्छा है। आप ठीक कहते हैं ससुर जी। निशिकांत जी बोले। थोड़ी देर बातचीत कर निशिकांत जी उसी दिन घर वापस लौट गए थे। उसके बाद वहाँ कई महीनों तक नहीं आए। बस फ़ोन से ही खबर लेते रहे और निश्चित समय पर उनके लिए रुपए भेज दिए। नीलेश बाबू के लाख मना करने पर निशिकांत जी नहीं माने तो उन्होंने सुचित्रा और मधुलिका के नाम खाता खुलवा कर निशिकांत के भेजे रुपए उसमें डाल दिए। एक दिन नीलेश बाबू ने ही फ़ोन से पूछ लिया था, निशिकांत बेटा, तुम बच्चों को लेने कब आ रहे हो? बाबूजी, अवंतिका के पाँव भारी हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वह सुचित्रा और मधुलिका के साथ अपना ख्याल रख पाएगी। सब कुछ ठीक ठाक निबट जाए तो मैं आकर उन्हें ले जाऊंगा। शादी के साल भर के अंदर ही निशिकांत के घर बेटा पैदा हुआ था। सुचित्रा और मधुलिका ने सुना तो वह भी बहुत खुश हुई। शशिकला ने बताया था, तुम्हारा भाई हुआ है। सच नानी? हम उसे देखने कब जाएंगे? मधुलिका बोली, अभी अंशुमन बहुत छोटा है, कुछ दिन बाद उसे देखने चलेंगे। शशिकला बोली, उसे खुद भी छोटे बच्चे की जिम्मेदारी के साथ सुचित्रा और मधुलिका की जिम्मेदारी उस पर डालना अच्छा नहीं लग रहा था। नीलेश बाबू बोले, चलो अच्छा हुआ निशिकांत का परिवार पूरा हो गया। जब छोटा साल भर का हो जाएगा तो इन दोनों को भी उन्हें सौंप कर
हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। 6 महीने और बीत गए। नीलेश बाबू निशिकांत की राह देखते रहे, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर वह टाल देता। ऐसे ही 2 साल और गुजर गए। एक दिन शशिकला बोली, मुझे नहीं लगता कि निशिकांत सुचित्रा और मधुलिका को अपने साथ रखना चाहता है। तुम्हें ही उसे सख्ती से बोलना पड़ेगा, वरना वह तो इस बात को टालता चला जा रहा है। दूसरी शादी उसने बेटियों के लिए ही की थी, तो फिर उन्हें अपने साथ ले जाने में देरी क्यों कर रहा है। नीलेश बाबू को भी पत्नी की बात सही लगी थी। उन्होंने निशिकांत को फ़ोन किया और बोला, बेटा अपनी अमानत जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। अब तो अवंतिका भी उस घर में ठीक से एडजस्ट हो गई है और तुम्हारा बेटा भी 2 साल का हो गया है। अब तो इन सुचित्रा और मधुलिका से अवंतिका को मदद ही मिलेगी। निशिकांत अब बच्चों को ले जाने में आनाकानी ना कर सका। मजबूरी में ही सही उसे सुचित्रा और मधुलिका को आना पड़ा। भरे दिल से नीलेश बाबू और शशिकला ने उन्हें विदा दी। दीपाली को भी उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था, पर मजबूरी थी। उन्हें विदा करते हुए नीलेश बाबू बोले, सावित्री के जाने के बाद हमने सुचित्रा और मधुलिका की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम तो उसके पिता हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उन्हें बहुत अच्छे ढंग से रखोगे। बाबूजी, आप निश्चिंत रहें, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। दीपाली को उनके जाने का बहुत बुरा लग रहा था। सुचित्रा और मधुलिका भी मौसी से अलग नहीं होना चाहते थे, पर मजबूरी थी। निशिकांत उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। बच्चों के जाते ही घर सूना हो गया था। सुचित्रा और मधुलिका के आने से दादी तो खुश थीं, लेकिन अवंतिका को ऐसा लगा जैसे उनके आ जाने से निशिकांत के प्यार में बेटे अंशुमन के लिए कमी आ जाएगी। घर आकर दादी ने ही उनका परिचय नई मम्मी से कराया था। उनसे मिलकर अवंतिका को ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी और बच्चों को भी। रात को वे दोनों दादी के पास आकर सो गए थे। अवंतिका ज़्यादा समय अपने बेटे के साथ ही लगी रहती। दादी जी उन दोनों का ख्याल रख रही थी। 4 दिन में ही उनकी रंगत उतर गई थी। उन्हें यहाँ कोई पूछने वाला न था। निशिकांत कुछ कहता तो अवंतिका तमक कर जवाब देती, 3 बच्चों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकती। अब ये बड़ी हो गई हैं, इन्हें अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। निशिकांत घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहता था। उसने अवंतिका को कुछ बोलना छोड़ दिया। सुचित्रा और मधुलिका जब से गए थे, नीलेश बाबू को उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। एक दिन नीलेश बाबू शशिकला के साथ बच्चों से मिलने उनके घर पहुंच गए। नाना नानी को देखते ही वे दोनों उनसे लिपट गए। मधुलिका बोली, हमें अपने साथ ले चलो ना नाना। बच्चों की हालत देखकर नीलेश बाबू की भी आंखों में आंसू आ गए। लगता था कई दिनों से वे नहाए नहीं हैं और उनके कपड़े भी नहीं बदले गए थे। दादी बोली, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतना ही कर सकती हूँ। अवंतिका को तो अंशुमन से ही फुर्सत नहीं मिलती। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? यह अच्छे से पल जाएं, मैं तो इतना ही चाहती हूँ। अच्छा होता आप निशिकांत से भी पूछ लेते हैं। उससे क्या पूछना है? वह 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, फिर इन्हें छोड़ने कौन जाएगा? अच्छा होगा कि आप इन्हें अपने साथ ले जाएं। अंशुमन की मुंह दिखाई कर वे सुचित्रा और मधुलिका को लेकर लौट गए। अवंतिका ने उन्हें रुकने तक के लिए नहीं कहा और न ही खाने के लिए पूछा। बच्चों की हालत देखकर उन्हें बड़ा तरस आ रहा था। अनायास ही इस समय उन्हें बेटी सावित्री याद आ गई थी। निशिकांत के आने पर माँ ने उसी पूरी बात बता दी। निशिकांत को शायद ऐसे ही मौके का इंतज़ार था। उसे भी अपनी बेटियां बोझ स्वरूप लगने लगी थीं। अवंतिका तो पहले ही उन्हें यहाँ रखने के खिलाफ थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए वह बोला, वे अपनी मर्जी से बच्चों को लेकर गए हैं तो आगे से भी उन्हें लेने नहीं जाऊंगा मैं। वे मेरे लौटने का इंतज़ार कर सकते थे। दीपाली उनके लौट आने से बहुत खुश थी।
उनके बिना उसे भी घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। नीलेश बाबू ने भी मन बना लिया था कि अब वे सुचित्रा और मधुलिका को निशिकांत के पास नहीं भेजेंगे। एक ही महीने में फूल सी बच्चियों की क्या हालत हो गई थी। पढ़ाई लिखाई वे सब भूल गए थे। सावित्री अपनी दो निशानियां सुचित्रा और मधुलिका उनके पास छोड़ गई थी। नीलेश बाबू ने फिर से उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। वे दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थीं। दीपाली भी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई कर रही थी। वह बहुत अच्छे नंबरों से एमएससी की पढ़ाई पूरी कर अब बीएड कर रही थी। मौसी के साथ बैठकर वे दोनों भी पढ़ाई करने लगते। नीलेश बाबू खुद भी एक शिक्षक थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। उनके पास अपने पुरखों की काफ़ी ज़मीन जायदाद थे। पुश्तैनी घर पर किसी चीज़ का अभाव ना था। शहर से लगे इस कस्बे में सभी सुविधाएं थीं। उस दिन के बाद से ना तो निशिकांत ने उनके लिए कोई खर्चा भेजा और ना ही कभी उनसे मिलने आया। बस कभी कभार फ़ोन पर ज़रूर बात कर लेता। बेटियों का पिता से रिश्ता अब इतना ही रह गया। बीएड करने के साल भर बाद दीपाली की नौकरी लग गई थी। घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर उसका कॉलेज था। वह हर रोज़ इतनी दूर घर से आती जाती। सुचित्रा और मधुलिका के बगैर उसे भी कहीं अच्छा नहीं लगता था। वे दोनों अपनी हर छोटी बड़ी बात उसी के साथ बांटती। नौकरी लग जाने पर अब वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। उन दोनों को भी मौसी से बहुत लगाव था। नीलेश बाबू ने अच्छा सा लड़का देखकर दीपाली का रिश्ता पक्का कर दिया था। लड़का दिल्ली में नौकरी करता था। यह जानते हुए कि दीपाली नौकरी के लिए उत्तराखंड से बाहर कभी नहीं जा सकती, तब भी लड़के वाले शादी के लिए राजी थे। जल्द ही नीलेश बाबू ने उसके हाथ पीले कर दिए। इस बार बेटी की शादी में उनमें वह उत्साह ना था जितना सावित्री की शादी में था। शादी के बाद वह मात्र 1 महीने ही ससुराल रही। उसके बाद नौकरी की वजह से वह वापस मायके चली गई। शादी के 2 साल बाद दीपाली ने राहुल को जन्म दिया। उसकी देखभाल के लिए घर पर शशिकला नानी थी। दीपाली के पति दिवाकर ने कई बार चाहा कि वह नौकरी छोड़कर उसके साथ दिल्ली आ जाए, लेकिन वह नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। उसकी इच्छा का मान करते हुए उन्होंने कुछ बोलना ही छोड़ दिया। शशिकला ने भी उसे समझाया, बेटी ऐसी कब तक मायके में रहेगी? अपने लिए अलग घर की व्यवस्था कर लो, जिससे तुम्हारे ससुराल वाले भी जब जी चाहे तुम्हारे पास आ सके। माँ, मेरे बेटे राहुल को वहाँ कौन देखेगा? मैं उसे अकेले भी नहीं संभाल सकती। यहाँ पर तुम भी हो और सुचित्रा और मधुलिका भी हैं, जिनकी मदद से वह अच्छे से पल रहा है। दीपाली, तुम्हें अपने पति के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तुम जहाँ नौकरी करती हो वहाँ अलग घर की व्यवस्था कर लोगी तो राहुल की देखभाल के लिए तुम्हारी सास भी आ जाएगी और दिवाकर भी आता रहेगा। यहाँ आने में उन लोगों को झिझक होती होगी। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसकी एक जमी जमाई गृहस्थी हो, उसका अपना परिवार उसके साथ हो। माँ, इन बातों को छोड़ो। मैं दिवाकर को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे वैसा कुछ नहीं सोचते जैसा तुम सोच रही हो। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे उनसे। वह अपने मम्मी पापा के साथ खुश हैं और मैं अपने मम्मी पापा के। आपको क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस तुम्हें अपने अनुभव की बात बता रही हूँ। दीपाली माँ की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मम्मी पापा और सुचित्रा और मधुलिका के साथ उसे इस घर में जितना सुविधा थी उतनी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ उस पर काम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। शशिकला भी अपनी ओर से ठीक कह रही थी। अब उनके अपने बेटे की गृहस्थी भी हो गई थी। ऐसे में इन सब के साथ उसकी पत्नी शिखा कभी कभी छोटी बातों को लेकर खिंच जाती थी। इसी वजह से शशिकला बेटी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझने को राजी नहीं थी। कुछ समय बाद मधुलिका ने भी एमए पास कर लिया था। निशिकांत को बेटियों से कोई मतलब नहीं था। नाना और मामा ने अच्छा सा घर देखकर उसकी शादी पक्की कर दी। निशिकांत अपनी बेटी की शादी में मेहमानों की तरह आया।
मधुलिका के ससुराल यहाँ से दूर रुद्रपुर में थे। नीलेश बाबू ने उन्हें मधुलिका की परिस्थिति पहले ही बता दी थी कि मायके के नाम पर उसका केवल ननिहाल ही था। साथ में अपने अनुभव की बात भी कह दे। हमारी मधुलिका पढ़ने में बहुत होशियार है, हो सके तो इसे नौकरी करने की छूट दे देना। इन दोनों बहनों ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। आप चिंता ना करें बाबूजी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। उन्होंने अपनी बात रखी और शादी के 4 साल बाद एक बच्चा हो जाने के बाद मधुलिका की भी वहीं रुद्रपुर में अच्छी नौकरी लग गई। वह अपने पति और परिवार के साथ बहुत खुश थी। दीपाली मौसी के साथ रहते हुए उनकी निगरानी में सुचित्रा भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसने भी एमएससी करने के बाद नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। उसने कई जगह कंपटीशन एग्ज़ाम दिए और उसका एक जगह चयन भी हो गया। ट्रेनिंग के दौरान सुचित्रा की मुलाकात रूपल से हुई और उसने उसे अपना जीवन साथी बनाने का मन बना लिया। सुचित्रा ने जब यह बात नाना नानी के सामने रखी तो थोड़ी देर के लिए वे परेशान हो गए। सुचित्रा के तर्क और इच्छा के आगे उन्होंने अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दी। नीलेश बाबू बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अच्छा रहेगा कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो। ठीक है नाना जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे आपत्ति है, शशिकला बोली। उसके मुंह से यह बात सुनकर सबको बड़ा अजीब लगा। वह आगे बोली, शादी के बाद सुचित्रा इस घर में नहीं रह सकती। इसे अलग घर का प्रबंध करना होगा, तभी तुम खुश रह सकती हो। आप निश्चिंत रहे नानी, मैं आपके कहने का मतलब समझ गई हूँ। हमने उसका भी प्रबंध कर लिया है। रूपल ने एक घर पहले से किराए पर ले लिया है। शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मैं अपना ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर करवा लूँगी जहाँ रूपल रहते हैं। उसकी बात सुनकर नानी को बड़ा संतोष हुआ। उनकी झुर्री भरी चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे बोली, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। नानी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। ज़िंदगी भर आपने हमारा बोझ उठाया है। आप और कितना बोझ उठाएंगी? बात इतनी ही नहीं है बेटी। मैं एक और दीपाली नहीं बनने देना चाहती जिसने कभी अपनी गृहस्थी की परवाह नहीं की। मुझे दिवाकर के बूढ़े माँ बाप पर हमेशा तरस आता था, जो कभी राहुल के पास रहने के लिए सोच भी नहीं सके। दीपाली ने महज अपने स्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी मायके में गुजार दी। नौकरी की आड़ में वह जिम्मेदारी से भागती रही। उसने अपने पति के घर को भी कभी अपना घर नहीं समझा। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ नानी। अभी तो मेरे लिए यह नई शुरुआत है। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है सुचित्रा। इतना कहकर नानी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। पता नहीं ये आंसू सावित्री को याद करके बह रहे थे या फिर उसकी इतनी समझदार सुचित्रा के द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से थे। सुचित्रा शादी के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शशिकला के सिर से भी मानो बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। पता नहीं उनके चले जाने के बाद ननिहाल में कोई उन्हें पूछता भी कि नहीं। यह बात भी उसे कई समय से परेशान कर रही थी। बिन माँ की बेटियां सुचित्रा और मधुलिका को अपने अपने घर में व्यवस्थित देखकर शशिकला की खुशी का ठिकाना न था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।